नमस्कार। आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के वेब मंच एफएसएस बीएचयू ऑनलाइन पर राम मनोहर लोहिया विषय पर अपने व्याख्यान देने के लिए मुझे आदेशित किया गया। यह वेब मंच भारत के सपूतों को समर्पित है। भारत के सपूतों के योगदान को, भारत के सपूतों के अवदान को, भारत के सपूतों के कर्तृत्व और व्यक्तित्व को उद्घाटित करने, नई पीढ़ी को उनकी स्मृति दिलाने और नई पीढ़ी में उन महान व्यक्तित्वों के बारे में प्रेरणापूर्ण बात कहने के लिए यह सामाजिक विज्ञान संकाय का यह वेब मंच समर्पित है। कोविड-19 के दौरान पिछले 6-7 महीनों में अनेक व्याख्यान हुए। भारत के अनेक सपूतों के व्याख्यान हुए, उनके विषय पर, उनको जानकारी के लिए इत्यादि इत्यादि इत्यादि। भारत में समाजवाद को चाहने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है, लेकिन अभी भी है, जिनका जीवन और चिंतन पद्धति समाजवाद को समर्पित है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी है, जिस समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुखिया आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी भी हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, जिसके अभिभावक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, वो भी समाजवादी हैं। नीतीश कुमार, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता हैं, राजग, वो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समाजवादी हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में जो कांग्रेस है, उसका मूल भी समाजवाद है। पंडित नेहरू लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। अनेक छोटे मोटे दल भी हैं जो समाजवाद को वैचारिक अधिष्ठान के रूप में स्वीकार करते हैं। मेरा सवाल आपसे है, क्या आपने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के व्यक्तित्व और कृतित्व पर कोई व्याख्यान सुना, या किसी ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के व्यक्तित्व और कृतित्व पर व्याख्यान कराने का प्रयास किया? मुझे लगता है कि इसका उत्तर नकारात्मक ही हो। फैजाबाद में, अयोध्या में, वर्तमान में अयोध्या में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय उनके नाम से बना हुआ, जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसके पूर्व कुलपति आदरणीय प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी थे। उनके 3 साल के कार्यकाल में मैं वहां जाता रहा। मैंने देखा कि लोहिया विश्वविद्यालय में, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की स्मृतियों को ताजा तरीन करने के लिए प्रोफेसर मनोज दीक्षित, जो तत्कालीन कुलपति थे, उन्होंने कुछ प्रयास जरूर किए, और देश में कहीं प्रयास नहीं। समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की है, जिसका आधारित समाजवाद है, उस समाजवादी पार्टी ने राम मनोहर लोहिया के विचारों को आत्मसात करने और राम मनोहर लोहिया के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी थे, जिन्हें छोटे लोहिया कहा जाता था। उन्होंने लोहिया के विचारों को अपने में आत्मसात किया था, और उनके निधन के बाद उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के वैचारिक अधिष्ठान में लोहिया का नाम गायब है। यह दुखद है। भारतीय जनता पार्टी या दक्षिणपंथी विचारधारा के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राम मनोहर लोहिया के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए तुलनात्मक रूप से प्रयास किया। पिछले 6 सालों पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर कई व्याख्यान विश्वविद्यालय में हुए, लेकिन कोविड-19 के दौरान लगभग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भुला ही दिए गए।
लोहिया वाहिनी है, लोहिया को कितना जानती है आप समझ सकते हैं। लोहिया के नाम पर अनेक चेयर्स भी चलते हैं। उन्होंने लोहिया पर क्या किया आप उसको नेटवर्किंग समाज में आप उसको खोज के देख सकते हैं। एक हमारे मित्रों ने मुझसे कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पर आपने शोध कराया है, आपने क्या किया? यह बात लोहिया जैसे व्यक्तित्व को, जिसे लोहिया को सम्मान देता रहा, उसके लिए चुभने वाली बात थी। तब मैंने सोचा, कई लोगों से मैंने पूछा कि डॉक्टर लोहिया के विचारों पर व्याख्यान इस वेब मंच पर, सामाजिक विज्ञान संकाय के वेब मंच पर दे दें, लेकिन मिला नहीं कोई। एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ के हैं, वो जरूर तैयार हुए, जिनका प्रयास करूंगा कि उनका व्याख्यान सोमवार को इस वेब मंच पर आ जाए, आदरणीय राव साहब। लेकिन बेचैनी इतनी थी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसा आदमी, नेता, नेतृत्वकर्ता, कार्यकर्ता, समाज से जुड़ा व्यक्ति, ठेठ राजनीति के प्रणेता, गरीब, मजलूम, असहाय लोगों के साथ खड़ा होने का साहस करने वाला व्यक्तित्व, इस पर व्याख्यान में देर नहीं होनी चाहिए। इसलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पर व्याख्यान करने, अपनी बात रखने का मैंने प्रयास किया। मैंने सामाजिक विज्ञान संकाय के कर्ता धर्ताओं से निवेदन किया कि मुझे समय दें, ताकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास मैं कर सकूं। यह उसी प्रयास की एक कड़ी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया क्या थे? स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में उनका क्या योगदान था? स्वतंत्र भारत में उनका क्या योगदान हुआ? उन्होंने गैर कांग्रेसवाद की पृष्ठभूमि किस तरह तैयार की? वो चिंतक थे, उनकी चिंतन पद्धति क्या थी? उन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से इस देश को की प्रज्ञा शक्ति को, प्रज्ञा प्रवाह को क्या क्या दिया, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हम स्नातकोत्तर क्लासेस में कई जगहों पर लोहिया पढ़ाए जाते हैं, कई जगहों पर लोहिया नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पर पीएचडी करने, डिग्री प्राप्त करने का आधार राम मनोहर लोहिया को बनाया गया। अनेक शोध हुए अकादमिक तौर पर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जब देश के लोग अपने घरों में बंद थे, आज भी लगभग कोरोना के कारण से 2 गज दूरी, मास्क जरूरी जैसी भावनाएं जोर पकड़ रही हैं, अधिक से अधिक घर में रहने की गुजारिश की जा रही है, उस समय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को लोगों तक पहुंचाना और खासतौर से युवा वर्ग को उनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में समझाना, यह आवश्यक था। मुझे नहीं लगता कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में कितना जानते हैं। अखिलेश यादव जी जानते हैं कि नहीं जानते, इसमें संशय है। समाजवादी पार्टी को लोहिया के नाम पर जीने वाले समाजवादी पार्टी के लोग लोहिया के चिंतन को कितना आत्मसात करते हैं, इस पर विचार मंथन जरूर होना चाहिए। लेकिन दक्षिणपंथी दलों ने स्वार्थ में ही सही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन पद्धति का तुलनात्मक अध्ययन करके अनेक पुस्तकों का प्रकाशन भी किया, अनेक शोध पत्र भी लिखे। किसी बहाने, दीनदयाल जी के ही बहाने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया याद किए गए। आज मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में अपने विचार आपसे साझा करना चाहता हूं और करूंगा, क्योंकि जब मैं विद्यार्थी जीवन में था तो अनेक लोहियावादी छात्र नेता निकले, अनेक समाजवादी छात्र नेता निकले,
प्रसोपा, संसोपा जैसे राजनीतिक दल लोहिया के विचारों से आप्लावित होकर के इस देश की राजनीति में सक्रिय हुए। बाद के वर्षों में जनता पार्टी के समाप्त होने के बाद जितने लोहियावादी थे, जो लोहिया के नाम पर जीते थे और मरते थे, उन सारे लोहियावादियों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। लोहिया गैर कांग्रेस वाद के प्रथम प्रवक्ता थे और लोहिया के नाम पर राजनीति चमकाने वाले लोग बाद में कांग्रेस में विलीन हो गए। यह लोहिया के चिंतन का व्यवहारिक पहलू है। खैर, यह राजनीति दूसरी है, इसके बारे में कभी बाद में बात हो सकती है। लेकिन लोहिया को समझने के लिए लोहिया का यह जरूरी है कि 23 मार्च 1910 मतलब स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक दिनों में लोहिया का जन्म हुआ और मृत्यु 12 अक्टूबर 1967 को हुआ। 23 मार्च 1910 में जन्मे, 12 अक्टूबर 1967 में उनका अवसान हुआ। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाई, प्रखर चिंतक के रूप में अपने को स्थापित किया और तत्कालीन भारत में एक प्रखर समाजवादी राजनेता के रूप में उन्होंने दुनिया में, भारत में ही नहीं दुनिया में अपने को स्थापित किया। उनका जन्म अयोध्या जनपद के, जो वर्तमान में अंबेडकर नगर है, अकबरपुर नामक स्थान में हुआ था। उनके पिताजी का नाम हीरालाल था। पेशे से वे अध्यापक थे, हृदय से वे सच्चे राष्ट्रभक्त थे। पिता का प्रभाव बेटे पर पड़ा। लोहिया भी सच्चे राष्ट्रभक्त थे, राष्ट्रभक्त थे। आज लोहिया को राष्ट्रभक्त आप कहेंगे तो लोहिया गाली सुनने लगेंगे, क्योंकि राष्ट्रभक्त की परिभाषा वर्तमान में समय में बिगड़ चुकी है। संकुचित स्वार्थपूर्ण धारणाओं का शिकार हो चुकी है राष्ट्रभक्त की अवधारणा। लेकिन उनके पिता, लोहिया के पिता हीरालाल जी राष्ट्रभक्त थे और उनका प्रभाव उनके बेटे पर पड़ा। 2.5 वर्ष की आयु में ही उनकी माताजी, जिनका नाम चंदा देवी था, उनका देहावसान हो गया। मतलब लोहिया को मां का प्यार, दुलार, लाड़, संस्कार नहीं मिला। पिता थे लेकिन मां का लाड़ प्यार नहीं मिला। उनकी दादी सरयू देवी परिवार की नाइन, उनकी दादी ने और उनके परिवार की नाइन समझ रहे हैं ना? हर परिवारों में, गांव में उस समय नाइन होता था, नाऊ की पत्नी होती थी। उनका लालन पालन किया। अब आप सोचिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का लालन पालन नाइन ने किया और वही उनकी मां बन गई। दादी मां बनी क्योंकि मां का निधन, चंदा देवी का निधन 2.5 वर्ष की अवस्था में ही हो चुका था। उनको पालने का काम उनके घर की नाइन ने किया और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उसी नाइन को अपनी मां स्वीकार किया। विराटता का एक अद्भुत नमूना इसको कह सकते हैं। टंडन पाठशाला में, अयोध्या के टंडन पाठशाला में कक्षा 4 तक की पढ़ाई उन्होंने की और उसके बाद विश्वेश्वर नाथ हाई स्कूल में उनका दाखिला हुआ। वे 4वीं तक पढ़ाई के बाद, 4वीं के पढ़ाई में ही उनके अध्यापकों ने उनके प्रखर व्यक्तित्व को भांप लिया था कि ये लड़का बहुत बड़ा होगा, और बड़ा हुए। उनके पिताजी हीरालाल जी गांधी जी के अनुयायी थे। जब गांधी जी से, उनके पिताजी का मिलन गांधी से होता था,
जब गांधी जी से वो मिलने जाते तो राम मनोहर लोहिया को भी अपने साथ ले जाते। या इसका मतलब ये हुआ कि बचपन से ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गांधी के संपर्क में आ गए थे। इसलिए गांधी के विराट व्यक्तित्व का, गांधी के विराट चिंतन पद्धति का, गांधी के विराट सोच का उनके ऊपर गहरा असर हुआ। 1918 में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पहली बार शामिल, 8 वर्ष की अवस्था में शामिल हो गए। कांग्रेस महाअधिवेशन में अहमदाबाद में 8 वर्ष की अवस्था में लोहिया शामिल हुए। मुंबई के मारवाड़ी स्कूल में उसके बाद उनकी पढ़ाई हुई। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के दिन वे विद्यालय के लड़कों के साथ 1920 में 1 अगस्त को हड़ताल की। शुरू से ही हड़ताल थी। गांधी जी की पुकार पर 10 वर्ष की आयु में उन्होंने स्कूल त्याग दिया। राष्ट्र पहले, पढ़ाई बाद में। यह नेहरू का, यह राम मनोहर लोहिया का व्यक्तित्व का। पिताजी ने स्वदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन के चलते उनके पिताजी को अंग्रेजों ने सजा दी। अंग्रेजों की क्रूरता, अंग्रेजों की सजा जब पिता को पड़ा, पिता ने भोगा, तो उनका प्रभाव भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पर पड़ा। 1921 में फैजाबाद किसान आंदोलन के दौरान 1921 में हुआ, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू से 11 वर्ष की अवस्था में डॉक्टर लोहिया की मुलाकात हुई। 1924 में वे कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गया अधिवेशन में शामिल हुए। शुरू में कांग्रेस में वो काम करते थे। 1925 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा दी और उन्हें 61% अंक, मतलब प्रथम श्रेणी का अंक प्राप्त हुआ। मुझे इस बात का गर्व हो गया जब मैंने खोजा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र थे। यह अद्भुत संस्मरण मुझे मिला कि मैट्रिक के बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपनी शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में की और उस समय वे पंडित मदन मोहन मालवीय के संसर्ग में थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लोगों को इसके बारे में कितना पता है मुझे नहीं पता, लेकिन यह मुझे गर्व है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एलुमनाई थे, पुरातन छात्र थे। इसका गर्व हमको है। कहीं भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जितने एलुमनाई लोगों के नाम लिखे गए हैं उसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम नहीं लिखा गया। लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इंटर के 2 वर्ष की पढ़ाई काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेंट्रल हिंदू स्कूल में की। इंटर की पढ़ाई चाहे सेंट्रल हिंदू स्कूल में पढ़े, चाहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षा में पढ़े, लेकिन थे तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र ही। यह अद्भुत बात है। और 1925 के बाद पंडित मदन मोहन मालवीय से उनकी भेंट भी होती है। यह भी संदर्भ मिला। पंडित मदन मोहन मालवीय की कर्मठता, पंडित मदन मोहन मालवीय के त्याग, पंडित मदन मोहन मालवीय के निष्काम कर्तव्य और राष्ट्रवादी व्यक्तित्व का बहुत गहरा प्रभाव डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को पर पड़ा। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंटर की पढ़ाई करते हुए उन्होंने खद्दर पहनना शुरू किया, क्योंकि गांधी ने खद्दर को राष्ट्रीय आंदोलन का हथियार बनाया। तो राम मनोहर लोहिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र थे। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र कितना जानता है? हमने पढ़ाया क्या? हमने बताया क्या? मतलब काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे प्रखर चिंतनकार को जन्म दिया। हम राधा कृष्णन का नाम लेते हैं,
हम राधा कृष्णन का नाम लेते हैं, अनेक विद्वानों के नाम लेते हैं, लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का हम नाम नहीं लेते, नरेंद्र देव का नाम लेते, गर्व करते, लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम हम नहीं लेते। लेकिन ये तय सत्य है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र थे। कॉलेज के दिनों में यहीं से उन्होंने खद्दर का समर्थन किया और यहीं से उन्होंने खद्दर पहनना शुरू की। 1926 में पिताजी के साथ, अपने पिता के साथ गुवाहाटी कांग्रेस अधिवेशन में गए, वहां मालवीय जी भी गए। 1927 तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र थे। 1927 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने इंटर पास किया और आगे की पढ़ाई के लिए कलकत्ता जाकर ताराचंद दत्त स्ट्रीट पर स्थित पोद्दार छात्र हॉस्टल में रहने लगे। कलकत्ता में पढ़ाई की। विद्यासागर कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। अखिल बंग विद्यार्थी सम्मेलन परिषद के सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस के न पहुंचने के कारण उस सम्मेलन की उन्होंने अध्यक्षता की। मतलब उनका संबंध सुभाष चंद्र बोस से भी था। 1928 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने के बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रखरता और बढ़ी। 1928 में अखिल भारतीय विद्यार्थी संगठन में वे सक्रिय हो गए। साइमन कमीशन का उन्होंने बहिष्कार के लिए छात्रों के साथ आंदोलन किया। कलकत्ता में युवकों के सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर लोहिया विषय निर्वाचन समिति के सदस्य चुने गए। इसका मतलब यह हुआ कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का गांधी से सीधा संपर्क था, सुभाष चंद्र बोस से सीधा संपर्क था, पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनका सीधा संपर्क था। 1930 में उन्होंने द्वितीय श्रेणी से बीए पास किया। 1930 जुलाई को लोहिया अग्रवाल समाज के कोर्स की पढ़ाई से इंग्लैंड गए, विदेश गए। वहां से वे बर्लिन गए। विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार उन्होंने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर बर्नर जेम्पार्ट को अपना अध्यापक चुना। 3 महीने में उन्होंने जर्मन भाषा सीखी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। जब नमक कानून तोड़ा गया तब पुलिस अत्याचार से पीड़ित होकर उनके पिता हीरालाल जी ने लोहिया को एक विस्तृत पत्र लिखा। इंग्लैंड में थे लोहिया जी, उनके पिता का पत्र उनके पास जाता है। 23 मार्च को लाहौर में भगत सिंह को फांसी दिए जाने के विरोध में लीग ऑफ नेशन की बैठक में बर्लिन पहुंचकर सीटी बजाकर दर्शकों की दीर्घा में विरोध प्रकट किया। सीटी बजाकर लीग ऑफ नेशन में लोहिया ने सीटी बजाई और उस समय सीटी बजाना भी विरोध का प्रतीक माना जाता था। सीटी बजा करके उन्होंने भगत सिंह के फांसी का विरोध किया। इसका मतलब यह हुआ कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया क्रांतिकारी विचारों के व्यक्तित्व थे, क्रांतिकारिता को स्वीकार करते थे। भगत सिंह का उन्होंने समर्थन किया, उग्रवादियों का उन्होंने समर्थन किया, उदारवादियों के साथ वो खड़े नहीं हुए कांग्रेस के साथ। उसके बाद उन्हें सभा से उठाकर फेंक दिया गया। जब सीटी बजाई सभा से उठाकर फेंक दिया गया। भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे बीकानेर के महाराज द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने पर लोहिया ने रोमानिया के प्रतिनिधि को खुली चिट्ठी लिखी और उन्होंने अखबारों में छपवाकर उसकी कॉपी भी बंटवाई। गांधी इरविन समझौते का लोहिया ने प्रवासी भारतीय विद्यार्थियों की संस्था मध्य यूरोप हिंदुस्तानी संघ की बैठक में संस्था के मंत्री के तौर पर समर्थन किया। कम्युनिस्टों का उन्होंने विरोध किया शुरू से ही।
उन्होंने कम्युनिस्टों का विरोध किया, मार्क्सवाद के वो विरोधी थे, ये बात तो साफ है। बर्लिन के स्पोर्ट पैलेस में उन्होंने हिटलर का भाषण सुना। लोहिया एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें बर्लिन में हिटलर का भाषण सुनने का मौका मिला। 1932 में लोहिया ने नमक सत्याग्रह विषय पर अपना शोध प्रबंध पूरा किया। उनका शोध प्रबंध था नमक सत्याग्रह पर, और बर्लिन विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी। उनका जो डॉक्टरेट की उपाधि का विषय था वो नमक सत्याग्रह था, अद्भुत है। और उन्होंने नमक सत्याग्रह पर बर्लिन जर्मनी से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण की। 1933 में वो भारत लौटे। रास्ते में उनकी क्रांतिकारिता को देखते हुए उनका सामान ही अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। तब समुद्री जहाज से उतरकर हिंदू अखबार में पहुंचकर दफ्तर पहुंचकर हिंदू अखबार के दफ्तर पहुंचकर 2 लेख लिखा। कैसे खर्चा चलता, खाना पीना कैसे, 2 लेख लिखा, और उस लेख को लिखने से उन्हें 25 रुपए प्राप्त हुए। लेख लिख करके हिंदू में उन्होंने 25 रुपए प्राप्त किया, और कलकत्ता से आकर बनारस आकर मालवीय जी से साथ बैठकी की। लोहिया और पंडित मदन मोहन मालवीय के बीच में जो बैठक हुई थी उसमें कौन कौन से विचारों पर बात हुई, किन किन विचारों पर मंथन हुआ, यह अप्रकाश्य है। इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पंडित मदन मोहन मालवीय को पितृवत स्वीकार किया। मतलब एक तरह से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अप्रत्यक्ष पिता पंडित मदन मोहन मालवीय हो चुके थे। यह अद्भुत है। अब आप देखिए, उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने रामेश्वर दास बिरला से मुलाकात पंडित मदन मोहन मालवीय ने कराई। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बिरला से राम मनोहर लोहिया की मुलाकात कराई, और उनकी दयनीय स्थिति देखते हुए बिरला जी ने उन्हें नौकरी देने का प्रस्ताव दिया। मतलब मालवीय जी चाहते थे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बिरला की नौकरी करें, उनसे तनख्वाह प्राप्त करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। 2 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बिरला जी के साथ रहे। बिरला जी ने उनकी मेधा से प्रभावित होकर के, उनकी वक्तृत्व क्षमता से प्रभावित होकर के, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के उन्हें अपना निजी सचिव बना दिया। और निजी सचिव के रूप में लोहिया जी ने 1 दिन काम किया और बाद में निजी सचिव बनने से इनकार कर दिया। गुलामी नहीं करेंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक ऐसे व्यक्ति थे जो गुलामी के विरोधी थे। मानसिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, सांस्कृतिक गुलामी, ज्ञानिक गुलामी, किसी प्रकार की गुलामी के विरोधी व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। गुलाम व्यक्तित्व नहीं चाहिए, स्वतंत्र पक्षी चाहिए। वे स्वतंत्र पक्षी की तरह अनंत आकाश में उड़ने के पक्षधर थे। इसलिए उन्होंने बिरला जैसे, उस समय तत्कालीन समय के बिरला जैसे महान आर्थिक समृद्धिवान व्यक्ति का निजी सचिव बनने से इनकार कर दिया। अब अकूत पैसा मिलता, पैसे का मोह उनको पास नहीं था। पिताजी ने मित्र सेठ जमनालाल बजाज से लोहिया जी को गांधी जी के पास ले गए। जमनालाल बजाज ने पिताजी को
पिताजी ने जमनालाल बजाज के माध्यम से लोहिया के को गांधी के पास ले गए। तहां उन्होंने कहा, गांधी से कहा, उनके पिता हीरालाल जी के, गांधी जी ई लइका राजनीति करे चाहता, ठेठ भाषा, गांधी जी ये लइका राजनीति करे चाहता। गांधी जी हंसे और उन्होंने भी ठेठ भाषा में जवाब दिया, तक करे ना। भाषा का ये संस्कार देखिए, हमारे यहां भाषा का पाखंड नहीं था, हमारे यहां भाषा के आधार पर ज्ञान के पाखंड खड़ा करने वालों की प्रवृत्ति ही नहीं थी। ठेठ भाषा में, और गांधी ने ठेठ भाषा में जवाब भी दिया। और लोहिया ने, इसीलिए लोहिया ने भाषा के सवाल पर अपने चिंतन को खूब आगे बढ़ाया। कुछ दिन तक जमनालाल बजाज के साथ रहने के बाद डॉक्टर लोहिया के शादी का प्रस्ताव सामने आया और वे शादी से उन्मुख होकर के शहर छोड़ के कलकत्ता चले गए। विश्व राजनीति में आगामी 10 वर्ष का विषय पर, विश्व राजनीति में आगामी 10 वर्ष के विषय पर ढाका विश्वविद्यालय में व्याख्यान देकर के कलकत्ता आने जाने की राशि जुटाई और पटना में 17 मई 1900 नरेंद्र देव की अध्यक्षता में देश के समाजवादी अंजुमन ए इस्लामिया के हाल में इकट्ठे हुए, जहां समाजवादी पार्टी की स्थापना का निर्णय लिया गया। भारत में अगर समाजवादी पार्टी तो आचार्य नरेंद्र देव के साथ डॉक्टर लोहिया भी नींव के पत्थर थे। पटना में 1934 में हुआ। यहां लोहिया ने समाजवादी आंदोलन की रूपरेखा प्रस्तुत की। भारत में समाजवाद का क्या रूप होगा, भारत में समाजवाद का क्या अर्थ होगा, भारत में समाजवाद का क्या संसर्ग होगा, इसकी रूपरेखा लोहिया ने प्रस्तुत की। और यह लोहिया का समाजवादी प्रस्ताव भारत के लोकतंत्र को मानने वाले या समाजवाद को मानने वाले लोगों के लिए रामायण से कम नहीं है। पार्टी के उद्देश्यों में लोहिया ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जोड़ा। स्वदेशी और स्वराज्य लोहिया के समाजवादी चिंतन का प्रमुख आधार था। स्वदेशी और स्वराज्य। 21-22 अक्टूबर 1934 को बंबई के बर्ली स्थित रेडिसन टेरेस में 150 समाजवादियों को इकट्ठा किया और उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की और लोहिया राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य चुने गए। कांग्रेस सोशलिस्ट साप्ताहिक मुखपत्र के संपादक बनाए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो मुखपत्र था उसमें जितने भी संपादकीय लोहिया ने लिखा वह भारत के ज्ञानिक परंपरा के लोगों के लिए एक शोध का विषय है। गांधी के विरोध में जाकर उन्होंने काउंसिल प्रवेश का विरोध किया। गांधी का भाई उन्होंने विरोध किया। गांधी के साथ जुड़े लइका राजनीति करे चाहा था, उनको गुरु स्वीकार किया और गांधी का ही काउंसिल प्रवेश के संदर्भ में विरोध किया। गांधी ने लोहिया के लेख पर 2 पत्र लिखे। 1936 में मेरठ अधिवेशन में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के लिए पार्टी का दरवाजा खोल दिया। लोहिया बार बार कम्युनिस्टों के प्रति सचेत रहने की चेतावनी देते रहे। लोहिया शुरू से कहते रहे कि कम्युनिस्ट इस देश के नहीं हो सकते। लोहिया बार बार कहते रहे इस कम्युनिस्टों पर विश्वास करना देश के लिए घातक है। लोहिया स्वतंत्रता के बाद भी चिल्लाते रहे कि कम्युनिस्ट को राज्य की व्यवस्था में भागीदार नहीं बनाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने कम्युनिस्टों का साथ पकड़ा। लोहिया की बातों को जयप्रकाश नारायण
एवं अन्य नेताओं को उन्होंने कम्युनिज्म और कम्युनिस्टों से सतर्क रहने की बार बार सलाह दी। कहा कि कम्युनिस्ट और मार्क्सवाद हमारे देश की विचारधारा नहीं हो सकती। हमको अपनी विचारधारा को भारत के संदर्भ से जोड़ना चाहिए। 1935 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जहां लोहिया को परराष्ट्र विदेश मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया गया, जिसके चलते उन्हें बार बार इलाहाबाद आना पड़ा। 1938 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में लोहिया कार्यकारिणी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य चुने गए। उन्होंने कांग्रेस के परराष्ट्र मंत्री विभाग से इस्तीफा दे दिया। लोहिया इस्तीफा देने में माहिर थे, कोई स्वार्थ नहीं था, निष्काम भाव था, मालवीय जी का प्रभाव था, इसलिए लोहिया ने इस्तीफा दे दिया। 1940 में रामगढ़ कांग्रेस में कम्युनिस्टों को पार्टी से निकालने का निर्णय लोहिया ने लिया। जो कम्युनिस्ट कांग्रेस समाजवादी दल में शामिल हो गए थे, उनको पार्टी से निकालने का अभूतपूर्व निर्णय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिया और उन्होंने कहा कि ये कम्युनिस्ट बाज नहीं आएंगे राष्ट्र विरोध के। और आज भी स्वतंत्र भारत में भी कम्युनिस्टों का चाल चरित्र और चेहरा भारत के विरोध में ही उठता है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंसा अल्लाह जैसे नारे कम्युनिस्टों ने लगाए जेएनयू में, और इसलिए लोहिया ने बार बार कम्युनिस्टों से इस देश को सतर्क किया। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस को समाजवादियों ने समर्थन दिया। सुभाष चंद्र बोस से पहले मिले थे और सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया। लोहिया तटस्थ बने रहे। लोहिया ने गांधी जी के द्वारा यह कहे जाने पर कि बोस का चुनाव मेरी शिकस्त है पर प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि यह प्रस्ताव गांधी जी से सम्मानपूर्वक आह्वान करता है कि उनकी शिकस्त नहीं हुई। सुभाष चंद्र बोस और गांधी के बीच में वैचारिक मध्यस्थता कराने का प्रयास डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया था और गांधी जी की इच्छा के अनुसार सुभाष चंद्र बोस को सुभाष चंद्र बोस कार्य समिति बनाने को तैयार नहीं हुए, तब नेहरू सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने बोस के साथ कांग्रेस में की कार्य समिति में रहने से इनकार कर दिया। तब बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे करके कांग्रेस के से नाता तोड़ा। सुभाष चंद्र बोस जैसा व्यक्तित्व जब कांग्रेस से नाता तोड़ता है, कांग्रेस को इनकार करता है, गांधी का विरोध करता है, तो आप समझिए कि कांग्रेस में उस समय से ही वैचारिक द्वंद्व की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। लोहिया ने महायुद्ध के समय, द्वितीय महायुद्ध के समय युद्ध भर्ती का विरोध, देसी रियासतों में आंदोलन, ब्रिटिश माल को जहाज से माल उतरवाने लादने की मजदूरों का संगठन, युद्ध कर्ज को मंजूर तथा अदा न करने जैसे 4 सूत्रीय मुद्दों को लेकर के युद्ध विरोधी प्रचार किया। लोहिया ने विश्व युद्ध में युद्ध विरोधी प्रचार किया। 1939 में के मई महीने में दक्षिण कलकत्ता की कांग्रेस कमेटी में युद्ध विरोधी भाषण करने पर उन्हें 24 मई को गिरफ्तार किया गया। युद्ध विरोधी भाषण करने पर उन्हें 24 मई को गिरफ्तार किया गया। कलकत्ता के चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के सामने लोहिया ने स्वयं अपने मुकदमे की पैरवी की। 14 अगस्त को उन्हें रिहा किया गया। 9 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में हुई, जिसमें लोहिया ने समझौते का विरोध किया। उसी समय उन्होंने शस्त्रों का नाश हो नामक प्रसिद्ध का लिखा। लोहिया का एक बहुत प्रसिद्ध लेख है, शस्त्रों का नाश हो, और यह लेख उन्होंने लेख लिखा,
11 मई 1940 को सुल्तानपुर के जिला सम्मेलन में लोहिया ने कांग्रेस से सत्याग्रह अभी नहीं नामक लेख लिखा। लेख लिखते रहे। गांधी जी ने मूल रूप से लोहिया द्वारा दिए गए 4 सूत्रीय कार्यक्रम को स्वीकार भी किया। 7 जून 1940 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को 11 मई को दोस्तपुर सुल्तानपुर में दिए गए भाषण के कारण फिर गिरफ्तार किया गया। बार बार गिरफ्तारी हुई लोहिया की और उन्हें कोतवाली में सुल्तानपुर में इलाहाबाद के स्वराज भवन में ले जाकर के हथकड़ी पहला करके रखा गया। 1 जुलाई 1940 को भारत सुरक्षा कानून की धारा 38 के तहत 2 साल की उनकी सजा हुई। सजा सुनाने के बाद उन्हें 12 अगस्त को बरेली जेल भेज दिया गया। 15 जून 1944 को गांधी जी ने हरिजन में लिखा, गांधी जी लोहिया को बहुत मानते थे, हरिजन में लिखा कि मैं युद्ध और गैर कानूनी मानता हूं, किंतु युद्ध के खिलाफ मेरे पास कोई योजना नहीं। इस वास्ते में युद्ध से हम सहमत। गांधी ने युद्ध पर सहमति व्यक्त की। क्यों सहमति व्यक्त की? क्योंकि युद्ध के खिलाफ उनके पास कोई योजना नहीं थी और लोहिया कहते थे कि मैं युद्ध का विरोधी। तो युद्ध के संदर्भ में गांधी और लोहिया के विचारों में मतभेद हुए। 25 अगस्त को गांधी जी ने लिखा कि लोहिया और दूसरे कांग्रेस वालों को की सजाएं हिंदुस्तान को बांधने वाली जंजीर को कमजोर करने वाले हथौड़े पर प्रहार है। गांधी जी ने लिखा, सरकार कांग्रेस को सिविल नाफरमानी आरंभ करने और आखिरी प्रहार करने को प्रेरित कर रही। यह गांधी जी ने लिखा। यद्यपि कांग्रेस उसे उस दिन तक के लिए स्थगित करना चाहती थी जब इंग्लैंड मुसीबत में हो। युद्ध के दौरान कांग्रेस ने ब्रिटेन का साथ दिया और लोहिया इसी के विरोधी हुए। गांधी ने साथ दिया। जब विश्व युद्ध हो रहा था तो गांधी ने कहा कि ब्रिटेन संकट में है और भारत के लोगों को ब्रिटेन का साथ देना चाहिए। लोहिया ने कहा कि हमें साथ देने का ठेका नहीं ले रखा है, हम साथ नहीं देंगे। गांधी ने बंबई में कहा कि जब तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जेल में है तब तक मैं खामोश नहीं बैठ सकता। उनसे ज्यादा बहादुर और सरल आदमी मुझे नहीं मालूम कि इस समय कोई है। गांधी ने लोहिया की प्रशंसा की, इसलिए लोहियावाद को गांधीवाद की तर्ज पर भी देखा जाता। गांधी ने बहुत अच्छी बात कही लोहिया के बारे में। गांधी ने कहा कि लोहिया एक हिम्मती व्यक्ति हैं, लोहिया एक हिम्मती व्यक्ति हैं, उनकी सादगी मुझे पसंद है और मैं लोहिया पर पूरी तरह से विश्वास करता हूं। गांधी ने लोहिया पर विश्वास किया। गांधी से उस समय पूछा कि आप नेहरू और लोहिया के बीच में किस पर अधिक विश्वास करते हैं, तो गांधी ने कहा कि मैं लोहिया के सादगी और सत्यनिष्ठा पर, बहादुरी पर मैं प्रभावित हूं। मैं उन पर नेहरू की तुलना में ज्यादा विश्वास करता हूं। ये गांधी का वचन। गांधी ने यह भी कहा कि लोहिया एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंसा का प्रचार नहीं करते और जो कुछ भी अहिंसा के संदर्भ में लोहिया ने किया उससे मेरा सम्मान बढ़ता है। गांधी ने अपने सम्मान के लिए लोहिया को साधुवाद भी दिया। 4 दिसंबर 1941 को अचानक लोहिया को रिहा कर दिया गया तथा देश के अन्य जेल में बंद कांग्रेसी नेताओं को छोड़ दिया गया। 19 अप्रैल 1942 को हरिजन में लोहिया का लेख विश्वासघाती जापान या आत्मसंतुष्ट ब्रिटेन गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया लेख बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने टिप्पणी की कि मेरी उम्मीद है कि सभी संबंधित लोग इस पर ध्यान देंगे। गांधी जी ने अपील की थी कि लोहिया के इस लेख को पढ़ा जाए। 1942 में कांग्रेस में इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जहां लोहिया ने खुलकर नेहरू का विरोध किया। दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया
एक ऐसे व्यक्तित्व और नेतृत्व इस देश में हुए जिन्होंने नेहरू को खुल करके आलोचना की, खुल करके विरोध किया। और अल्मोड़ा जिला सम्मेलन में लोहिया ने नेहरू को बहुत अच्छे शब्दों में, शब्द क्या थे, बहुत महत्वपूर्ण है, कि नेहरू को झट पलटने वाला नट कहा। अद्भुत है, लोहिया ने नेहरू को झट पलटने वाला नट कहा। इतना बड़ी बात लोहिया गांधी नेहरू को किसी ने नहीं कहा। लोहिया ने कहा कि नेहरू का व्यक्तित्व झट पलटने वाला नट की तरह। गांधी जी के साथ एक सप्ताह रह करके लोहिया ने गांधी को वायसराय के नाम से पत्र लिखने के लिए प्रेरित किया, जिसमें गांधी ने लिखा कि अहिंसा निष्ठ सोशलिस्ट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भारतीय शहरों को बिना पुलिस व फौज के शहर घोषित करने की कल्पना निकाली है। लोहिया जी के द्वारा दुनिया के सभी सरकारों एवं नई दुनिया की बुनियाद रखने की योजना की कल्पना गांधी जी के सामने रखी गई, जिसे एक देश से दूसरे देश की पूंजी लगी है उसे जब्त करना, सभी लोगों को संसार में कहीं भी आने जाने व बसने का अधिकार देना, दुनिया के सभी राष्ट्रों को राजनीतिक आजादी देना तथा विश्व नागरिकता की बात कही गई। लोहिया ने विश्व नागरिकता की वकालत की। लोहिया ने राष्ट्रों के बीच में जो बाउंड्रीज खड़ी की गई थी उस बाउंड्रीज को गिराने की बात की, इसलिए भारत और पाकिस्तान महासंघ की बात लोहिया ने की थी। गांधी ने इसे हरिजन में छापा और इसे समर्थन भी दिया। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में लोहिया ने अभूतपूर्व भाग लिया और लोहिया अच्युत पटवर्धन, सादिक अली, पुरुषोत्तम टिकरम दास, मोहनलाल सक्सेना, रामानंदन मिश्रा, सदाशिव महादेव जोशी, साने गुरुजी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अरुणा आसिफ अली, सुचेता कृपलानी और पूर्णिमा बनर्जी आदि नेताओं का केंद्रीय संचालक मंडल लोहिया ने बनाया और लोहिया की नीति निर्धारण कर विचार देने का कार्यभार सौंपा गया। भूमिगत होते हुए जंगजू आगे बढ़ो, क्रांति की तैयारी करो, यह लोहिया का नारा था। जंगजू आगे बढ़ो, क्रांति की तैयारी करो, यह लोहिया का नारा था भारत छोड़ो आंदोलन में। इस नारे को कितने लोग जानते? जंगजू आगे बढ़ो, क्रांति की तैयारी करो। आजाद राज्य कैसे बने नामक पुस्तिकाएं लोहिया ने लिखी। 20 मई 1944 को लोहिया को बंबई में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद लाहौर किले में एक अंधेरी कोठरी में उन्हें रखा गया, जहां 14 वर्ष पहले भगत सिंह को फांसी दी गई। लोहिया उस स्थान पर कैद हुए जिस कोठरी में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। अब आप सोचिए कि जिस कोठरी में भगत सिंह को फांसी दी गई उसमें जब लोहिया बंद हुए तो लोहिया क्या सोच रहे होंगे? लोहिया की कल्पना क्या रही होगी क्रांतिकारियों के बारे में? लोहिया का भाव क्या रहा होगा क्रांतिकारियों के बारे में? पुलिस द्वारा लगातार उन्हें यंत्रणा दी गई। 15 दिन तक उन्हें सोने नहीं दिया गया था, किसी से मिलने नहीं दिया गया, 4 महीने तक ब्रश या पेस्ट तक नहीं दिया गया। हर समय हथकड़ी से लोहिया जी बांधे जाते रहे। लाहौर के प्रसिद्ध वकील जीवनलाल कपूर द्वारा बहैसियत कार्पस की दस्तखत लगाने पर उन्हें तथा जयप्रकाश नारायण को स्टेट प्रिजनर घोषित किया गया। मुकदमे के चलते सरकार को लोहिया से पढ़ने लिखने के लिए लोहिया ने को सुविधा देनी पड़ी। पहला पत्र लोहिया ने ब्रिटिश लेबर पार्टी के अध्यक्ष प्रोफेसर हेराल्ड जे लास्की को लिखा। मतलब लोहिया का हेराल्ड जे लास्की से संबंध था पत्रों के माध्यम से, और उन्होंने पूरी स्थिति का ब्यौरा दिया। 1945 में लोहिया को लाहौर से आगरा जेल भेज दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने पर गांधी जी तथा कांग्रेस के नेताओं को छोड़ दिया गया। केवल लोहिया और जयप्रकाश जेल में थे। कांग्रेस के सारे नेता छूट गए, लेकिन लोहिया और जयप्रकाश जेल में थे। इतना बड़ा त्याग,
इतना बड़ा समर्पण डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने राष्ट्र के लिए किया। इसी बीच इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बन गई। सरकार का प्रतिनिधिमंडल डॉक्टर लोहिया से आगरा जेल में मिलने आया। लेबर पार्टी का प्रतिनिधि मतलब ब्रिटेन से लोहिया से आगरा जेल में मिलने आया। इसी बीच लोहिया के पिता हीरालाल जी की मृत्यु हो गई, किंतु लोहिया जी ने सरकार की कृपा पर पेरोल पर छूटने से इनकार कर दिया। पिता की मौत हो गई, लेकिन उन्होंने सरकार के पेरोल को स्वीकार नहीं किया। यह लोहिया का आत्मत्याग था, यह लोहिया का देश के प्रति समर्पण था, यह लोहिया का गांधी और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति संपर्क था। ये थे लोहिया। 11 अप्रैल 1946 को लोहिया को आगरा जेल से रिहा किया गया। 15 जून को लोहिया ने गोवा पंजिम में गोवा मुक्ति आंदोलन की पहली सभा की। गोवा मुक्ति आंदोलन भी लोहिया के का योगदान में लोहिया के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। लोहिया को 18 जून को गोवा मुक्ति आंदोलन के शुरुआत में ही गिरफ्तार कर लिया गया। 14 अगस्त 1946 को हरिजन में गांधी ने लिखा कि लोहिया को बधाई दी जानी चाहिए। 30 दिसंबर 1946 को नोआखाली में हिंदू और मुसलमानों के बीच में अविश्वास दूर करने में गांधी के साथ विस्तृत कार्यक्रम लोहिया ने तैयार किया। पूरे साल नोआखाली, कलकत्ता, बिहार, दिल्ली सभी जगह लोहिया गांधी के साथ मिलकर सांप्रदायिकता की आग को मिटाने की कोशिश करते रहे। सांप्रदायिकता विरोधी लोहिया गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करने की आकांक्षा, यह लोहिया के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष। 9 अगस्त 1947 थे, लगातार हिंसा रोकने का प्रयास हुआ। 14 अगस्त की रात को हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारों के साथ लोहिया से सभा की। 14 अगस्त को लोहिया ने सभा की। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, भारत के इतिहास में हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा अगर किसी ने देश में बुलंद किया तो नेहरू ने नहीं किया। सार्वजनिक रूप से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया। यह लोहिया के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण प्रभाव था। लोहिया के प्रभाव से शांति सम्मेलन की स्थापना हुई। 4 सितंबर को लोहिया के उन्होंने अनशन किया और 4 सितंबर को उन्होंने स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद नेपाली कांग्रेस की स्थापना करने, राणाशाही के विरुद्ध सत्याग्रह करने की पहल की। मतलब लोहिया का व्यक्तित्व अंतर्राष्ट्रीय था। उन्होंने नेपाल की स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में राणाशाही का विरोध किया। इसका मतलब था कि राम मनोहर लोहिया एक सच्चे लोकतंत्रवादी थे और लोकतंत्र के प्रति उन्होंने अपनी संवेदना की बात की। राम मनोहर लोहिया ने 1948 के नासिक सम्मेलन में सोशलिस्ट दल से कांग्रेस से सोशलिस्ट दल को अलग करने का निर्णय लिया और कांग्रेस से सोशलिस्ट दल अलग हो गई। और यहीं से कांग्रेस की नीति, रीति, चाल, चरित्र, चेहरा को उन्होंने समझा और उनको लगा कि चाल, चरित्र, चेहरा कांग्रेस का बिगड़ चुका है। 2 जनवरी 1948 में रीवाने में चुनाव चाहिए और विभाजन रद्द करो जैसे नारे राम मनोहर लोहिया ने लगाए। अब इन संघर्षों को के आधार पर अगर लोहिया के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाए तो लोहिया कितने बड़े थे? लोहिया और नेहरू के तुलनात्मक अध्ययन करिए तो लोहिया नेहरू से कितने बड़े हुए? यह बहुत साफ बात है। और स्वतंत्र भारत में लोहिया को अंग्रेजी हटाओ आंदोलन करने का श्रेय जाता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1966-67 में 65 में एक विशाल आंदोलन चला जिसका नेतृत्व यहां के छात्र नेता, छात्र संघ के अध्यक्ष राम बच्चन पांडे और देवव्रत मजूमदार ने किया। और वो देवव्रत मजूमदार और राम बच्चन पांडे
लोहिया के अनन्य भक्त थे। बाद में देवव्रत मजुमदार कांग्रेस में चले गए और रामबचन पांडे भी कांग्रेस में चले गए लोहिया के निधन के बाद। और अंग्रेजी हटाओ आंदोलन के कारण काशी हिंदू विश्वविद्यालय का देश के राजनीतिक आंदोलनों में एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में आज भी याद किया जाता है। भारत को लोहिया का मानना था कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी क्यों छोड़ गए? अगर अंग्रेज भारत से चले गए तो अंग्रेजी भी भारत से जानी चाहिए और ठेठ भारतीय भाषाओं में राज्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था का संचालन होना चाहिए। यह लोहिया का सबसे बड़ा आंदोलन था और उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शब्द लोकतंत्र के सुचिता में, लोकतंत्र के विकास में बाधक है। उन्होंने लिखा कि यदि सरकारी और सार्वजनिक काम ऐसी भाषा में चलाए जाएं जिसे देश के करोड़ों आदमी समझ ना सकें तो यह एक प्रकार का जादू टोना होगा। उन्होंने अंग्रेजी भाषा को जादू टोना वाला भाषा कहा और जादू टोने के भाषा से इस देश के करोड़ों लोग लाभान्वित कभी नहीं हो सकते। 1957 में उन्होंने हिंदी के वर्चस्व को स्थापित करने की कोशिश की और लोहिया बार बार स्पष्ट करते रहे कि अंग्रेजी हटाओ का अर्थ यह हुआ कि हिंदू लाओ कभी नहीं। उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं के उन्नति और उसके प्रयोग की वकालत की। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा था, उनकी भाषा, उनका बात मैं आपके सामने रख रहा हूं कि अंग्रेजी को खत्म कर दिया जाए। मैं चाहता हूं कि अंग्रेजी का सार्वजनिक प्रयोग बंद हो। लोक भाषा के बिना लोक राज्य असंभव है। कुछ भी हो, अंग्रेजी हटनी ही चाहिए। उनकी जगह कौन सी भाषा आती है यह प्रश्न नहीं है। हिंदी और किसी भाषा के साथ आपके मन में जो आए सो करिए, लेकिन अंग्रेजी को हटना ही चाहिए और यह जल्दी से जल्दी हटना चाहिए। अंग्रेज गए और अंग्रेजी भी चली जानी चाहिए। यह लोहिया का वाक्य। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी लोहिया के इस बात का समर्थन किया। इसलिए लोहिया और पंडित दीनदयाल के बीच में विचारों में कई अर्थों में साम्यता दिखाई पड़ती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक ही युग के नेतृत्वकर्ता थे, वैचारिक अधिष्ठात्री थे, चिंतक थे। और उस युग में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों में साम्यता दिखाई पड़ती है। मुझे जो संदर्भ मिले उस संदर्भ में यह स्पष्ट होता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गाहे बगाए अकेले में बैठकर साथ मंथन किया करते थे। मुझे लगता है कि एकात्म मानव दर्शन का प्रणयन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जिस प्रकार किया वह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का उसको समर्थन था। इसमें कोई बहस की बात नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म दर्शन का कहीं विरोध नहीं किया, जबकि वो विरोधी स्वभाव के थे। वैचारिक धरातल पर विरोध को स्वर देना उनका स्वभाव था। 30 सितंबर 1967 को नई दिल्ली के वेलिंगटन अस्पताल में, जिसे लोहिया अस्पताल आज कहा जाता है, 57 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन लोहिया ने 57 वर्ष की अवस्था में जो वैचारिक क्रियाकलाप, वैचारिक अधिष्ठान, ज्ञानिक परंपरा, राजनीति का सुचिताकरण, लोकतंत्र की परिभाषा, आर्थिक चेतना, भाषा का प्रयोग और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जैसे शब्दों का आविष्कार किया, वह भारत के राजनीतिक ज्ञान प्रवाह में एक महत्वपूर्ण अंग है। पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गैर कांग्रेसवाद के शिल्पी थे। स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दुनिया भर के सोशलिस्ट को एकजुट होकर के मजबूत मंच बनाने की वकालत की। लोहिया का व्यक्तित्व था कि जैसा कथनी था वैसा करनी था, क्योंकि गांधी का उनके ऊपर प्रभाव था। साधन और साध्य में किसी प्रकार का विभेद लोहिया के चिंतन में नहीं था। लोहिया का चिंतन मौलिक और ठोस देसी चिंतन है।
देसी चिंतन है। अंग्रेजी हटाओ आंदोलन इसका उदाहरण है। लोहिया ने जर्मनी आदि विदेश में पढ़ाई करके आए थे, लेकिन चित्रकूट में रामायण मेला की संकल्पना उन्होंने ही की। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राम, कृष्ण और शिव जैसे तत्व की व्याख्या करने का साहस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया, और सौभाग्य से आज भी रामायण मेला चल रहा है और चलता रहा। वे राजनीति में शुचिता के पक्षधर थे। गंदी राजनीति, जातिवाद, धर्मवाद, सांप्रदायिकता, परिवारवाद, एक खानदानीवाद जैसे शब्द से घृणा करते थे लोहिया। जो समाजवाद, खानदानवाद का विरोध, लोहिया का जो समाजवाद खानदानवाद का विरोधी था, वही समाजवाद पार्टी के रूप में आज खानदानवाद का समर्थक है। इस गुत्थी को समझिए। लोहिया ने कहा था कि हिंदुस्तान की राजनीति में तब सफाई और भलाई आएगी जब किसी पार्टी के खराब काम की निंदा उसी पार्टी के लोग करें, और मैं याद दिला दूं कि मुझे यह कहने का हक है कि हम ही हिंदुस्तान के राजनीतिक पार्टी हैं जिन्होंने अपनी सरकार की भी निंदा की थी, और सिर्फ निंदा ही नहीं बल्कि एक जमाने में उसको इतना तंग किया कि उसे हट जाना। जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। लोहिया भारत की कौम को, भारत की जनता को जिंदा कौम के रूप में प्रतिस्थापित करना चाहते थे। वे कर्मवीर थे। उषा मेहता के साथ उन्होंने गुप्त रेडियो स्टेशन चलवाया। 1946 में गोवा और पुर्तगालियों के आधिपत्य को मुक्त कराया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वह सिद्धांत है सप्त क्रांति। हम सप्त क्रांति के बारे में संक्षेप में आपसे बात करना चाहते हैं। लोहिया के अनेक सिद्धांत, कार्यक्रम क्रांतियों के जनक हैं। वे सभी अन्यायों के विरुद्ध एक जिहाद बोलने के पक्षपाती थे। उन्होंने एक साथ 7 क्रांतियों का आह्वान किया। वो 7 क्रांति कौन कौन सी थी? नंबर 1, नर नारी में समानता के लिए क्रांति। नंबर 2, चमड़ी के रंग पर रची राजकीय, आर्थिक और दिमागी असमानता के खिलाफ क्रांति। नंबर 3, संस्कारगत जन्मजात जाति प्रथा के खिलाफ और पिछड़ों को विशेष प्रकार के अवसर के लिए क्रांति। नंबर 4, परदेशी गुलामी के खिलाफ और स्वतंत्रता तथा विश्व लोक राज्य के लिए क्रांति। नंबर 5, निजी पूंजी की विषमताओं के खिलाफ, आर्थिक समानता के लिए तथा योजना द्वारा पैदावार बढ़ाने की क्रांति। छठा, निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के खिलाफ और लोकतंत्री पद्धति के स्थापना के लिए क्रांति। और नंबर 7, अस्त्र शस्त्र के खिलाफ सत्याग्रह के लिए क्रांति। ये सप्त क्रांति है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सप्त क्रांति उनके जीवन की, उनके चिंतन की मौलिक चिंतन है। जिस तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मौलिक चिंतन एकात्म मानव दर्शन है, उसी तरह से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मौलिक चिंतन सप्त क्रांति है। मोटे तौर पर ये सप्त क्रांतियां संसार में चल रही हैं। अपने देश में ही उसको एक साथ रखने की, चलाने की, इसकी घोषणा लोहिया ने की। भारत विभाजन पर भी लोहिया ने अद्भुत विचार दिए। तमाम ऐसी घटनाओं के बाद भी लोहिया ने भारत विभाजन का गिल्टी मैन एंड इंडियाज पार्टीशन, भारत विभाजन के गुनाहगार नामक किताब लिखा, और पूरे आंखों से देखे इतिहास को उन्होंने सक्रिय जीवंतता के पात्र बने रहे, और विपक्षी नेता की खींच ज्यादा समझने न दे करके उन्होंने पाकिस्तान और भारत के महासंघ बनने की वकालत की। लोहिया ने अनेक विषयों पर अपने विचार और पुस्तिकाएं लिखी। उनके कुछ पुस्तिकाएं और उनके विचारों को संक्षेप में इस प्रकार है। अंग्रेजी हटाओ नामक पुस्तिका उनकी बहुत प्रसिद्ध है। इतिहास चक्र उनका बहुत प्रसिद्ध है। देश विदेश नीति के कुछ पहलू उनका बहुत प्रसिद्ध है। धर्म पर उनकी एक दृष्टि बहुत प्रसिद्ध है। भारतीय शिल्प के बारे में उन्होंने बात की। भारत विभाजन के गुनाहगार नामक किताब लिखे। मार्क्सवाद और समाजवाद जैसे पुस्तक की उन्होंने रचना की। राग जिम्मेदारी की भावना, अनुपात की समझ नामक पुस्तक लिखी।
समलक्ष्य और समबोध की बात की, समदृष्टि नामक किताब लिखी, सच कर्म प्रतिकार और चरित्र निर्माण का आह्वान किया, समाजवादी चिंतन नामक किताब लिखी, संसदीय आचरण पर किताब लिखी, संपूर्ण और संभव बराबरी और दूसरे भाषण पर उनके किताब लिखी, हिंदू बनाम हिंदू नामक किताब लिखा और राम कृष्ण और शिव नामक एक छोटी सी पुस्तिका लिखी। तो यह लोहिया का एक विराट व्यक्तित्व था। वे चिंतक भी थे, चिंतनकार भी थे, राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे, नेता भी थे। संसद में नेहरू से आंख में आंख मिलाकर बात करने वाले एक ऐसे नेता थे जिन्होंने संसद में अपने भाषणों से पंडित जवाहरलाल नेहरू को अनेक बार परास्त किया। डरते थे पंडित नेहरू डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के व्यक्तित्व क्षमता से, डरते थे। और किसी समाजवादी ने इस कोरोना काल में लोहिया पर एक भी संदर्भित भाषण नहीं कराया। यह दुख है। इसलिए आज मैंने संक्षेप में डॉक्टर राम मनोहर सांस्कृतिक राष्ट्रवादी थे। दीनदयाल और डॉक्टर राम मनोहर दोनों सांस्कृतिक राष्ट्रवादी थे, दोनों मानवतावादी थे, दोनों लोकतंत्रवादी थे, दोनों परिवार और खानदान के विरोधी पॉलिटिक्स को जन्मदाता के रूप में थे और गैर कांग्रेसवाद के जनक थे। जो लोग लोहिया को मानते रहे होंगे, अगर वो कांग्रेस में गए हैं और कांग्रेस की चमचागिरी और चाटुकारिता में अपने सत्ता प्राप्त करने को लगे हैं, उनसे सवाल मेरा यह है, क्या वो लोहिया का सम्मान कर रहे हैं कि लोहिया का अपमान कर रहे हैं? इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं आज 1 घंटे तक अपनी बात रखी। मैंने लोहिया पर एक संक्षिप्त व्याख्यान देने का प्रयास किया। मैं समझता हूं कि लोहिया पर यह संक्षिप्त व्याख्यान पूर्ण नहीं है, लेकिन 1 घंटे में पूर्णता को बात फिर लोहिया पर बोला जा सकता। लोहिया मेरे प्रिय विषय हैं। लोहिया और दीनदयाल दोनों का तुलनात्मक अध्ययन मैं करना चाहता हूं और लोहिया और दीनदयाल को एक ही पलड़े पर खड़ा होकर के एक आध्यात्मिक सांस्कृतिक सशक्त राष्ट्रवाद की कल्पना को नामक सिद्धांत को स्थापित करने की बात मेरे मन में आती है। तो आज इतना ही। आपने मुझे समय दिया, आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।